Dear parents and lovely students, welcome to the Erudite School of Learning, Fatehnagar. Mobile number 75680 Class 7th, Subject Hindi, Chapter 3rd, and Lecture number 7th. If you have any doubt in this lecture, then you just need to write in your notebook. Whenever your school class will be open, then you may clear to related teacher. यदि इस लेक्चर में आपको कोई डाउट रहे या कोई भी क्वेश्चंस या एक्टिविटी समझ में नहीं आ रहा हो तो आप उसे रफ नोटबुक में मेंशन कर लें. जब भी अपने स्कूल रीओपन होंगे तब आप अपने डाउट को सब्जेक्ट टीचर से पूछकर क्लियर कर सकते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर नंबर 7 ऑफ द चैप्टर नंबर 3. यस, बहुविकल्पीय प्रश्न. दीज आर द एक्टिविटीज ऑफ द चैप्टर नंबर 3. सही उत्तर पर राइट का निशान लगाइए. क. कार्निवल के मैदान में चारों ओर क्या गूंज रहा था? हंसी, विनोद का कलनाद, बच्चों के रोने के स्वर, छोटे जादूगर का रुदन, लाउड स्पीकर का तीव्र स्वर. तो हमारा राइट आंसर है हंसी और विनोद का कलनाद. फर्स्ट. ओके. ख. छोटे जादूगर के पिता जेल क्यों गए थे या क्यों थे? हत्या के अपराध में, देश के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण, चोरी डकैती के जुर्म में, अपहरण और ठगी के अभियोग में. तो राइट आंसर इज सेकंड, देश की स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण. ओके. बालक की ज़रूरतों ने उसे क्या बना दिया था? तो बेवकूफ़, भिखारी, चतुर, धोखेबाज. तो आंसर है चतुर, होशियार बना दिया था. क्या बना दिया था बेटा? होशियार. नेक्स्ट है ओ कितना स्वार्थी हूँ मैं, लेखक ने ऐसा क्यों सोचा? क्योंकि लेखक ने बालक को रुपए नहीं दिए, क्योंकि लेखक की पत्नी ने बालक को पैसे दिए, क्योंकि उसे 1 रुपया देने पर लेखक को ईर्ष्या हुई, क्योंकि लेखक बालक की गरीबी से घृणा करते थे. तो क्योंकि उसे 1 रुपया देने पर लेखक को ईर्ष्या हुई. थर्ड आंसर. ओके. तो ग का थर्ड आंसर. इज इट क्लियर? क्योंकि उसे 1 रुपया देने पर लेखक को ईर्ष्या हुई थी. ओके. नाउ भाषा एवं व्याकरण. ओके. हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले भारत के विभिन्न क्षेत्रों से लिए गए स्थानीय बोलियां या उपभाषाओं के शब्द देशज शब्द कहलाते हैं. यानी भारत के विभिन्न क्षेत्रों से जो भी शब्द लिए जाते हैं ना, स्थानीय क्षेत्र से, वो शब्द क्या कहलाते हैं? देशज शब्द, है ना. जैसे झाड़ू, इडली, लोटा, खटिया आदि, ये सब स्थानीय क्षेत्रों से लिए जाते हैं. भारत के किसी भी स्थानीय क्षेत्रों से, विभिन्न क्षेत्रों से, है ना. स्थानीय बोली, जो भी भाषा बोली जाती है वहाँ से वर्ड, वो देशज शब्द हैं. हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले विदेशी भाषाओं के शब्द विदेशज या आगत शब्द कहलाते हैं. जैसे अक्ल अरबी शब्द है, अरबी भाषा का. रेल अंग्रेजी भाषा का. अनानास पुर्तगाली शब्द. हफ्जा फारसी शब्द. ये सब अलग अलग विदेशों से लिए गए हैं, विदेशी भाषाओं के शब्द हैं, इसीलिए ये विदेशज या आगत शब्द कहलाते हैं. अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन. पाठ से चुनकर तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज शब्दों के कुछ उदाहरण लिखना है. क्लियर? अब फर्स्ट है अपना तत्सम शब्द. तत्सम शब्द क्या होते हैं पता है आपको? तत्सम शब्द वे संस्कृत के शब्द हैं जो बिना परिवर्तित हुए हिंदी भाषा में यूज़ किए जाते हैं. जैसे वाणी, आश्चर्य, निश्वास, ईर्ष्या. ओके. अब आता है तद्भव शब्द, यानी हिंदी भाषा के शब्द, यानी संस्कृत के वे शब्द जो अपने मूल रूप में परिवर्तित होकर हिंदी भाषा में यूज़ किए जाते हैं. जैसे घड़ी, शरबत, क्रोध, मिठास. अब है देशज शब्द. हमने ऊपर पढ़ा था अभी देशज शब्द के बारे में. यस. झोला, निकम्मा, जाड़ा, लड़का. ओके. अब आता है विदेशज शब्द. गेंद, टिकट, नंबर, कार्निवल. ओके. अब है क्वेश्चन नंबर सेकंड. जो शब्द
क्रिया की विशेषता बताते हैं वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे धीरे धीरे चलो, तो चलो लेकिन कैसे चलो, धीरे धीरे, यानी चलना तो क्रिया हुई और क्रिया की भी जो विशेषता बता रहा है वो हुआ धीरे धीरे, अर्थात ये क्रिया विशेषण। अब देखो क्रिया विशेषण के भी चार भेद है। एक तो रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक। क्लियर। रीति यानी क्रिया, मतलब उस क्रिया के अकॉर्डिंग, काल यानी समय के अकॉर्डिंग, स्थान यानी स्थान, है ना, जगह, और परिमाण यानी मात्रा। नाम से पता चल जाएगा आपको। जैसे रीतिवाचक में देखो अवश्य, अचानक, शीघ्रता से। काल बार बार, कल, आजकल आदि। और स्थानवाचक देखो वहाँ, इधर उधर आदि। और परिमाणवाचक देखो बहुत, कम, अधिक आदि। क्लियर। इस तरह से ये क्रिया विशेषण भी चार प्रकार के थे। अब देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। नीचे दिए गए क्रिया विशेषणों के सामने उनके भेदों के नाम लिखो, है ना। जो भी शब्द हैं वो कौन से क्रिया विशेषण हैं उनके भेद लिखने हैं। जैसे अवश्य, अवश्य एक रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। यहाँ बता रहा है, इसका मतलब स्थानवाचक। ये सीन कुछ लिख रखा है बेटा, यहाँ पर स्थान करना है। ओके, स्थान, ठीक है, आधा स था न, फिर वाचक लिखना है, स्थानवाचक, सीन की हटाकर। ठीक है, बाय रॉन्ग हो गया ये। कल, कल का मतलब समय से संबंधित है, इसका मतलब है कालवाचक। क्लियर। पर्याप्त, है ना, अपने पास पर्याप्त मात्रा में ये चीज़ें, ये नहीं परिमाण, ये मात्रा को बता रहा है, परिमाणवाचक। कुछ, ये भी परिमाणवाचक। ओके। थोड़ा, थोड़ा भी परिमाणवाचक, मात्रा है ना, इसका थोड़ा दीजिए मुझे, कहते ना। अचानक, ये रीतिवाचक है। क्लियर। इस तरह से अपन सेकंड क्वेश्चंस कंप्लीट। नेक्स्ट है थर्ड, वर्णों को संयोजित कर शब्द बनाइए, है ना। ये जो वर्ण दे रखे हैं उनको जोड़कर एक शब्द बनाना है। क्लियर। जैसे न, आधा न प्लस ई, क, आधा क प्लस अ, आधा म प्लस आधा म प्लस आ, तो बन गया निकम्मा। क्लियर। अब देखो र, उ, आधा र प्लस उ, रू, क प्लस आ, का, और व प्लस अ, व, और ट प्लस अ, ट, रुकावट। क्लियर। आपने पता होगा ग्रामर में, व्याकरण में, कि कोई भी व्यंजन स्वर के साथ मिलकर बनता है ना, स्वर की सहायता से ही व्यंजन बनते हैं। क्लियर। तभी वो वर्ण पूरे कहलाते हैं। न प्लस ई न, मतलब न, आधा न प्लस ई नी हो गया, फिर आधा श प्लस आ, शा, और आधा न प्लस आ, निशाना। उसी प्रकार देखिए नीचे अ प्लस भ, अ तो पूरा वर्ण है, स्वर है, तो अ, ब आधा प्लस ई बी, न आधा प्लस अ न, और य आधा प्लस अ, तो अभिनय। क्लियर। फिर देखिए उ पूरा था यानी स्वर है, आधा द प्लस आधा य प्लस आ, ये हो गया उद्यान, और आधा न प्लस अ, उद्यान, बगीचा। क्लियर। स मतलब आधा स प्लस आधा व, ठीक है, प्लस आ, स्वा हो गया, आधा स और प्लस व के साथ में आधा व के साथ में आ मिला, स्वा, आधा र प्लस आधा थ प्लस ई, स्वार्थी। यानी ये वर्णों को ज्वाइन करके हमें एक वर्ड बनाना है। इज इट क्लियर। देखिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ। शब्दों में प्रयुक्त उपसर्गों से दो दो शब्द बनाइए। जो शब्दों में उपसर्ग है ना, उपसर्ग पता है बेटा, वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन उत्पन्न कर दें, वे कहलाते हैं उपसर्ग। क्या कहलाते हैं बेटा, उपसर्ग। ओके। जैसे सम, संपूर्णता में उपसर्ग क्या है, सम। ठीक है, तो इससे रिलेटेड दो वर्ड बनाएंगे इसी उपसर्ग से, जैसे संदेश और संकल्प। दो वर्ड बन गए सम उपसर्ग से, इस तरीके से। अब है अभिनय, तो अभिनय में उपसर्ग है अभि, तो हमें अभि लेकर दो नए वर्ड बनाने, अभि उपसर्ग से दो नए शब्द बनाने, जैसे अभिभावक और अभिज्ञान। फिर है निःश्वास, तो निः यहाँ पर उपसर्ग है, तो निःस्तेज और निधन, जिसका अगर विसर्ग संधि विच्छेद करते हैं तो निः प्लस धन, निर्धन। इज इट क्लियर। यस। अब देखिए प्रसन्नता, तो प्र यहाँ पर उपसर्ग है, तो प्रकाश और प्रक्रिया। फिर अविचल,
तो अ यहाँ पर उपसर्ग है, तो क्या होगा अपलक और अधर। क्लियर, अपलक और अधर। फिर नेक्स्ट है लास्ट अपमान। अपमान में उपसर्ग है अप, तो अप से बनेगा अप उपसर्ग से वर्ड अपराध और अपयश। ओके डन। अब मैं क्वेश्चन नंबर 5, प्रत्यय जोड़कर शब्द बनाइए। अब आता है प्रत्यय। पहले हमने पढ़ा अभी जस्ट उपसर्ग, अब पढ़ रहे हैं प्रत्यय। प्रत्यय क्या होता है? वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला दे, वे कहलाते हैं प्रत्यय। यानी उपसर्ग तो जुड़ते हैं शब्द के आगे और प्रत्यय जुड़ते हैं शब्द के पीछे यानी अंत में। अब देखिए, आकर्षण प्लस ईत, तो आकर्षित, नॉट आकर्षणित बनेगा, ये रॉन्ग। सही बनेगा आकर्षित। आकर्षण मतलब मूल शब्द है आकर्षण और प्रत्यय लगा है इत, तो मिलकर बना आकर्षित। जैसे संपूर्ण प्लस ता, तो संपूर्ण था, मूल शब्द था संपूर्ण और ता लगा प्रत्यय, तो मिलकर क्या बना संपूर्णता। जादू प्लस घर, तो बना जादूगर। ओके। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 दोष ध्वनियों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। यानी दो या दो से अधिक वर्ण मिलकर जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही हम संधि कहते हैं। ठीक है, संधि का मतलब भी होता है जॉइन। ठीक है, हाँ। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, स्वर से स्वर का मेल स्वर संधि कहलाता है। स्व प्लस अर्थी, देखो स्व के अंत में अ आ रहा है और अर्थी में भी अ आ रहा था, अ प्लस अ मिलकर आ बनता है, तो ये होता है स्वार्थी। स्वर वर्ण का स्वर वर्ण से मिलाप, स्वर का स्वर से मेल कहलाता है स्वर संधि। क्लियर। अब आता है स्वर संधि के बाद व्यंजन संधि। उत आधा तो आ रहा है व्यंजन है, प्लस ज्वल, तो उज्ज्वल क्या बनेगा उज्ज्वल। यानी व्यंजन का व्यंजन से या व्यंजन का स्वर से मिलना व्यंजन संधि कहलाता है। फिर आता है विसर्ग संधि। दूह, देखो दू के बाद में 2 बिंदी लग रही है ना, इसको हम कहते हैं विसर्ग। तो दूह प्लस बल, तो अब ये विसर्ग र में परिवर्तित हो जाता है, तो क्या बन जाता है दुर्बल। ठीक है, विसर्ग का व्यंजन से मिलाप, यानी जो विसर्ग होता है उसका व्यंजन के साथ मिलने से जो चेंज होता है वो कहलाता है विसर्ग संधि। देखिए यहाँ कुछ शब्दों की संधि दी गई हैं, उन्हें देखकर बताइए कि ये किस संधि के उदाहरण हमें एग्जाम्पल दे रखे वर्ड, उनको बताना है किस संधि से हैं एग्जाम्पल। ठीक है, नीह प्लस श्वास, तो निश्वास, इसमें आपको दिख रहा है विसर्ग, तो ये हो गई विसर्ग संधि। ठीक है, उत प्लस चारण, उच्चारण, है ना, यहाँ व्यंजन का चेंज हुआ ना, व्यंजन से व्यंजन का मेल। ठीक है, व्यंजन संधि। देव प्लस आलय, देव अ आ रहा है और यहाँ अ प्लस आ इज इक्वल टू आ, और दोनों ही क्या मिल गए स्वर मिल रहे हैं, तो यहाँ हुआ स्वर संधि। विद्या प्लस अर्थी, विद्या आ प्लस अ, यानी दोनों ही मिलने वाले स्वर हैं, तो विद्यार्थी, ये भी स्वर संधि। प्रति प्लस उत्तर, यह प्रति ई आ रहा लास्ट में और इधर आ रहा उ, तो दोनों ही स्वर हैं, है ना, ई और उ मिलकर य बन गया, है ना, यू। आगे समझ में, प्रत्युत्तर, तो ये हो गया स्वर संधि। फिर है अल्प प्लस आयु, अल्प अ प्लस आ, अल्प के पीछे अ निकल रहा है और आ में आयु में आ, तो अ प्लस आ ये भी स्वर है दोनों, तो अल्पायु, तो यहाँ बन गया स्वर संधि। जब हम इन टॉपिक को पढ़ेंगे संधियों को तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। ओके। नेक्स्ट 7, नीचे दिए गए मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। हंसते हंसते लोटपोट हो जाना, हंसते हंसते लोटपोट हो जाना यानी बहुत खुश होना, बहुत प्रसन्न होना। रवि के चुटकुले सुनकर सब हंसते हंसते लोटपोट हो जाते हैं। बेटा एक बात आपको ध्यान रखनी है, जब भी आप मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करते हैं तब उसका वाक्य में मुहावरा ही लिखा जाता है, उसका अर्थ नहीं लिखा जाता। बहुत सारे बच्चे मिस्टेक्स करते हैं, जब वाक्य में प्रयोग करते हैं तो उसका अर्थ लिख बैठते हैं ना, दैट इज़ रॉन्ग। आपको जैसे इसने एग्जाम्पल दे रखा वैसे ही लिखना है। जैसे लिख रखा है देखो, बहुत खुश होना, ये है आपका मीनिंग, उसका अर्थ। अब देखो एग्जाम्पल, रवि के चुटकुले सुनकर सब हंसते हंसते लोटपोट हो गए। देखो हंसते हंसते लोटपोट हो गए, ये लिखा ना, तो ऐसे ही आपके मुहावरा ही वाक्य में आएगा। क्लियर। अब है आपका 9 2 11 होना यानी भाग जाना। तो खिड़की का कांच टूट जाने पर सभी बच्चे 9 2 11 हो गए। ओके।
अब हैं हक्का बक्का रह जाना, यानी हैरान रह जाना, आश्चर्यचकित रह जाना, है ना। छोटे जादूगर का जवाब सुनकर लेखक हक्के बक्के रह गए, यानी बहुत हैरान रह गए। घड़ी समीप आना, यानी मृत्यु निकट आना। सामने शेर को देखकर शावक को अपनी घड़ी समीप आती दिख रही थी। ओके, नेक्स्ट है आंखें बदलना, यानी धोखा देना। आंखें बदल देना, धोखा देना, मतलब पूरा होते ही स्वार्थी लोग आंखें बदल देते हैं। ओके, इस तरह से हमारे मुहावरे कंप्लीट हुए। इन मुहावरों में जो वाक्य प्रयोग दे रखे हैं, एग्ज़ाम में आए तो आप इनके अलावा भी लिख सकते हैं वाक्य प्रयोग अपने हिसाब से बनाकर, लेकिन एग्जैक्ट होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए। क्लियर? ओके, अब आपको इन जितनी भी एक्टिविटीज़ या थी, भाषा, व्याकरण और एक्टिविटी थी, इन आपको अच्छी तरह से लर्न करना है और गुड हैंड राइटिंग में इनको करना है। और जो गुड हैंड राइटिंग में लिखने के बाद आपको इनको अपने स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।